वेलकम टू सिग्नम भारत। और जेपीसी एफआरओ के कट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फाइनली हम ये जेपीसी एसीएफ के डाटा को रिलीज़ कर रहे हैं। तो एसीएफ के कट ऑफ को रिलीज़ करने से पहले इनके पीछे बाकायदा 1-2 मंथ्स की मेहनत लगी है इसमें, इनके ओवरऑल डेटा को प्रोडक्ट करने में और उनको कलेक्ट करने में, और फिर कल के बाद ये डेटा को आज पब्लिश किया जा रहा है। देखो, ये कोई हवाबाजी है नहीं, कोई हवाबाजी नहीं है। बाकायदा हमारे जो फ्रेंड सर्कल में थे उनको मिला के, और जहाँ तक हम ये डेटा को न्यूज़पेपर के बेसिस पे कलेक्ट करके, और हमारे आसपास के जो नियर में कॉलेजेस थे उनके, और कुछ हमारे प्रोफेसर्स थे, उन सबको मिला के और फाइनलाइज करके कि चाहे ऑप्शनल पेपर हो या जीएस पेपर हो, तो ऑप्शनल पेपर में जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उस पेपर के जो प्रोफेसर्स थे, तो उनको दिखा के कि सर इस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चंस जो मिनिमम अटेम्प्टेबल थे, इस क्वेश्चंस को बाकायदा स्टूडेंट के द्वारा अटेम्प्ट किया जा सकता उस लिमिटेड टाइम में। तो फिर प्रोफेसर सर ने हमारे कहा कि इसमें एटलीस्ट इतने मार्क्स, तो बाकायदा कोई भी प्रोफेसर जो होंगे वो इतने मार्क्स दे जाएंगे अगर आप इसमें इतने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो कोई हवाबाजी नहीं है, बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी मैंने इसमें किया। तो इसमें मैंने स्टैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट लगाए हैं, जैसे मैंने इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया, फिर वेरिएंस का, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करके फिर मैंने इसको सॉफ्टवेयर में डाला और फाइनल आउटपुट फिर हमने निकाला। तो थैंक्स टू हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, उन्होंने उसमें काफ़ी हेल्प की, मैंने उससे मांगी, फिर जाके इस डेटा को रिलीज़ किया जा रहा है। ओवरऑल ये प्रोडक्शन ही है, तो इसमें थोड़ा बहुत 10 या 15 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं हो। ऑलमोस्ट 80% कटअप प्रोडिक्शन की मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन तो मैंने ओवरऑल 700+ स्टूडेंट्स के डेटा को इसमें मर्ज किया, तो नियरली 80 to 85% मैं इसमें अपना प्रोडिक्शन का चांस लाओगे, इतने परसेंट एटलीस्ट कटअप तो आने ही आने हैं। सो फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मेरे को पता है कि उस एग्ज़ाम की स्ट्रीम प्रेशर में और लिमिटेड टाइम पीरियड में, उस 3 घंटे में एक्चुअल में वहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए 3 घंटे में, उतनी स्ट्रीम प्रेशर में आप कैसे सॉल्व करते हो और बाकायदा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में कैसे आंसर को फ्रेम करते हो। बाकी क्वेश्चंस बाहर आने के बाद सारे क्वेश्चंस तो इजी ही लगते हैं हमें, तो उसके बेसिस पे, और मैंने खुद ये एग्ज़ाम के प्रेशर्स को फील किया और बाकायदा आप लोगों ने किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो ओवरऑल आउटकम्स दे रहा हूँ, तो ये मेरे सर्विलांस के अंडर ही डेटा को प्रिपेयर किया गया है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं बताने वाला, जो मैंने एग्ज़ाम में फील किया, या जो एक बकायदा स्टूडेंट ही बेटर कटअप को प्रिडिक्ट कर सकता है अगर उनके सारे डेटास मिल जाए तो इसलिए इसमें कोई हवाबाजी वाली चीज़ है नहीं, बाकायदा मेथड वे में कैलकुलेट किया गया इसको। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है इनकी ओवरऑल क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे। तो सबसे पहले ये डेटा जो 700+ स्टूडेंट के बेसिस पे हैं, और हमें सबको पता है कि जो जनरल स्टडीज़ का 2 पेपर था इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2, और फिर ऑप्शनल के 4 पेपर थे, 2 ऑप्शनल थे। तो जनरल स्टडीज़ हमारा जनरल वे में था, और जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 था वो झारखंड स्पेसिफिक था। तो जनरल स्टडीज़ के जो पेपर थे वो थोड़े, पेपर 1 थोड़े ईजी थे, क्योंकि इसमें वो ज़्यादातर वो क्वेश्चंस आए जो अटेम्प्टेबल थे, जैसे कि वो कंसेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस थे, चाहे आप फिजिकल पॉलिसी ले लो या हिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ ले लो,
और वो एक्ट वगैरह से थे। तो वो क्वेश्चन क्या थे कि आप कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता तो आप लिखने लायक उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। एंड एक पेपर 2 था जो कि जनरल हिस्ट्री, वो झारखंड स्पेसिफिक था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट। बाकी ओवरऑल ये मॉडल है, हम लोग इसमें इतने क्वेश्चंस, आप इतने मार्क्स के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं और क्लियर करूँ सर, ये मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें। तो ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आपके जो पेपर होंगे या ऑप्शन पेपर, जीएस पेपर, तो आप उन क्वेश्चंस को सर्च कर ले जिनमें आप 100% श्योर हो कि जो क्वेश्चंस कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर्स को बनाया है। बाकी लिखने का तो बाद में कुछ लिख ही देते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे क्वेश्चन को पहले आप सेलेक्ट कर लो जो क्वेश्चंस के डिमांड के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखा, और हम श्योर हैं कि यही इसका आंसर्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करो और उसमें एटलीस्ट जितने भी मार्क्स हैं क्वेश्चंस के, उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स को एलोकेट होना ही है। ये मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, तो उन्होंने कहा जो भी प्रोफेसर सेकंड एटलीस्ट इतने मार्क्स देने पड़ेंगे, उनको देना ही है। और बाकी क्वेश्चंस आपका और अच्छा है तो उससे मार्क ऊपर ही जाए, बट 50% से कम नहीं आने। तो ऐसे मार्क्स को कौन करना, बाकी 40 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो से कर सकते हो। तो ऐसे मार्क को कैलकुलेट करना है, फिर इससे आपको मैच कराना है। तो अब आते हैं हम लोग ये जनरल से, अब हम लोग ऑप्शनल की पेपर को डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम देखो, ये हम जो हमारे पास जितने डाटा थे या जितने भी स्टूडेंट्स के टच में रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इतने ही ऑप्शंस के डेटा को प्रिपेयर करने का मौका मिला। तो जिसमें एक इसमें जो बॉटनी को मैंने इंक्लूड नहीं किया और केमिस्ट्री को, उनके अकॉर्डिंग डेटा नहीं था बकायदा, और था भी तो उसमें बहुत सारे वेरिएंस थे तो मैंने उसको नहीं इंक्लूड किया। इतने से मैक्सिमम स्टूडेंट का या तो इन्वायरमेंटल साइंस था या फॉरेस्ट्री था या जियोलॉजी था। तो सोचा कि मैं इतने से ही काम कर लो, तो इतना ही है, मैक्सिमम 80% कैंडिडेट इतने के ही होंगे इसी ऑप्शन में से कहीं एक का। तो अब आते हैं हम लोग पहले, जो हमारा ये है मैथमेटिक्स के ऑप्शनल में पेपर 1 मैंने देखा खुद, वो बहुत इजी था। उसमें कुछ ज़्यादातर सॉल्यूशंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपको अगर मेथड पता तो आप सीधा सॉल्व करो और बस आंसर करो। लेकिन पेपर 2 थोड़ा प्रूफ बेसिस पे था, और जिसमें इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, फार्मूला बेस्ड था। अगर फार्मूला आपको याद है तो ये थोड़ा था, और कुछ प्रूफ भी थे, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा था। बट एनीवेज पेपर थोड़ा मॉडरेट था। बाकी ये पेपर 1 बहुत ईजी था, तो इसमें इतने क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं। क्या इतने मार्क मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाद में सारे ऑप्शन को फिर स्केलिंग की जाएगा और उनके बेसिस पे वो फिर कैलकुलेट करके ऑन एन एवरेज मार्क को देंगे, बाकी उनकी और प्रोसेस। बट स्केलिंग के बाद ही आप सारे ऑप्शनल को एक जो एक फेज में लाएंगे, एक ऑन एन एवरेज मार्क्स सबको एलोकेट करेंगे, ताकि ज़्यादा ऑप्शनल में वेरिएशन ना हो, और वो स्टूडेंट जिन्होंने उस ऑप्शनल में मेहनत की उनको भी लॉसेस ना हो। तो इस बेसिस पे तो उसका एक तरीका वो स्केलिंग ही है। उसके बाद ये मैथमेटिक्स में और ज़्यादा कुछ है नहीं, पेपर 1 बहुत ईजी था, बाकी जो दिए होंगे तो उनको पता होगा। और पेपर 2 थोड़ा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं मॉडरेट था, बट वो थ्योरी बेसिस पे था। कुछ प्रूफ वगैरह थे, कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस के जैसे सिम्पसन्स के लॉ थे, उन पे भी ट्रेपेजियम लॉ थे, और कुछ ये डायनामिक्स के क्वेश्चंस थे थोड़े चैलेंजिंग। बाकी ओवरऑल पेपर 1 तो ईजी था। अब आते हैं जियोलॉजी के। जियोलॉजी के नॉट ऑफ पेपर 1, इसमें जो एस में एफ में तो थोड़ा टफ था ये पेपर, बट इस में उन्होंने मेंटेन किया। जियोलॉजी के पेपर थोड़े इजी थे, और पेपर 2 ये भी मॉडरेट थे ये क्वेश्चंस में जियोलॉजी में, क्योंकि इसमें इजी डायग्राम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस था जो अटेम्प्टेबल थे, जनरल लोग जो पढ़ते हैं वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ज्योग्राफी पूरा टोपोग्राफी पर बेस्ड था, तो इसलिए पेपर 1 में इतने क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने टू द पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा तो इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स इजीली वो अटेम्प्ट कर सकते थे उस एक्सट्रीम पेशा कि 3 घंटे में आप इतने क्वेश्चन एटलीस्ट लिख सकते हो।
बाकी सबको पता ही है वो एक्सट्रीम प्रेशर में कितना लिखा जाता है। बाकी एग्ज़ाम के बाहर आने पर तो हमें लगता है कि ये भी अच्छे से लिखा जा सकता है, ये भी अच्छा, बट आई फील आप लोग समझ रहे होंगे कि वो प्रेशर्स में कैसे लिखा जाता है। बाकी बाद में हवाबाजी करने का तो बहुत तरीका। फिर आता पेपर 2 फिजिक्स का, तो नो डाउट इसका इस बार का इस सब का सबसे टफेस्ट सब ये ऑप्शन था जो वो हमारा फिजिक्स ही था। तो थैंक्स या सैल्यूट उनको जिन्होंने फिजिक्स को हैंडल किया 3 घंटे तक। तो फिजिक्स में पेपर 1 बहुत ही ज़्यादा टफ था। उनमें जो थीसिस यानी कि प्रूफ से रिलेटेड थी, थ्योरम था, फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे या ऐसे थे जो यूजुअली नहीं जनरली स्टूडेंट पढ़ते। वो ऐसी जो कन्वेंशनल टाइप के होते क्वेश्चन वो जनरली नहीं देखा, बट जो बार बार रिपीट हो तो उन्हीं को और कुछ नॉमिकल करके वो निकल जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, तो ये थोड़ा टफ आ गया, मतलब सॉल्यूशंस करने वाला कम ही क्वेश्चंस थे। एंड इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए आपको बकायदा। प्रूफ में क्या होता है कि आपको वो एक्चुअली जो प्रॉपर मेथड होता है उस मेथड से अगर आप प्रूफ नहीं करोगे तो क्वेश्चन फिर वो प्रूफ हो नहीं पाता एग्जाम में, अगर आप उसमें भी एक भी स्टेप मिस करो तो। इसलिए ये पेपर 1 को चैलेंजिंग बना रहा था। एंड पेपर 2 ये सॉल्यूशन बेसिस पे अगर आपको मेथड पता है, फॉर्मूला पता है, ये सॉल्व कैसे किया जाए, तो आप इजीली इतने क्वेश्चन को कर सकते थे। फिजिक्स में था पेपर 2 में थोड़ा, तो पेपर 2 को मॉडरेट टू इजी कहेंगे। ये थोड़ा टफ था क्वेश्चंस, या इन कैसे वन ऑफ द टफेस्ट ऑप्शनल कह सकते हो फिजिक्स को। एंड देन फिर आता हमारा फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री नो डाउट इस बार का ईजी था। फॉरेस्ट्री में ये जनरली पेपर 1 तो इजी था, इसमें ऐसे यूजुअल लॉ थे, बट फॉरेस्ट्री का एक जो ऐसा क्वेश्चन था कि आँख मूंद करके, मतलब फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट को पता है ये क्वेश्चन आना ही, एक फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, बट इसमें नहीं दिया। फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड तो कुछ था, बट स्पेसिफिक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे नहीं था। बाकी पेपर 1 में फॉरेस्ट मैंसूरेशन से था, फॉरेस्ट मैंसूरेशन। इसके अलावा कुछ ये मेड्जर लॉ थे एंड फॉरेस्ट पॉलिसी से पूछा गया था। फिर ये आपसे तो सैंडल जो ट्री हैं उन पे बड्डल वर्जा शिशु या सैंडल जनरली इसी पे पूछा जाता, तो सैंडल पे पूछा गया। एंड लाइट डिमांडिंग इससे, तो वो सब क्वेश्चन है जो कि कन्वेंशनल है, वो जनरली फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट करते ही हैं। तो इतने क्वेश्चंस आप इतने मार्क्स इजीली अटेम्प्टेबल थे 3 घंटे में आप कर सकते हो, अगर आपने फॉरेस्ट्री को बकायदा पढ़ा है अच्छे से। तो नहीं पढ़ा तो बाकी कुछ तो लिख के आ ही जाओगे, बट मैं उनको कह रहा हूँ जो जिन्होंने टू द पॉइंट क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखा, अननेसेसरी चीज़ें नहीं डालनी, तो वो इजीली, क्योंकि पता है कि प्रोफेसर ज़्यादा उनको ज्ञान फैलने की तो ज़रूरत है नहीं। टू द पॉइंट जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिखो, बाकी कंक्लूजन दो, थोड़े बहुत डायग्राम अगर डिमांड तो बनाओ और निकल जाओ। तो इतने मार्क्स आपको इजीली आ सकते हैं। एंड नॉट पेपर 2 थोड़ा टफ था। पेपर 2 में नो डाउट्स में कुछ नहीं, मतलब मॉडरेट था, टफ तो नहीं मॉडरेट था। इसमें जनरली जो फॉरेस्ट्री में बार बार चीज़ें रिपीट होती तो वो नहीं, कुछ न्यू चीज़ें इसमें लाई गई। जनरली उसको स्किप करते हैं, जैसे फॉरेस्ट मैंसूरेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे तो उसको जनरली लोग ज़्यादा लोडिंग और एक स्पेसिफिक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ गया था, तो जनरली वो नहीं पढ़ते हैं लोग। और कम टाइम में कितने प्रिपेयर कर लोगे आप तो वो ऑप्शन में। तो फर्स्ट एक पेपर थोड़ा टफ था, तो इसलिए इतने मार्क्स जनरली लाए जा सकते थे, बाकी नहीं लाए, मतलब डुएबल नहीं थी, आप 3 घंटे में नहीं कर सकते थे। एंड इन्वायरमेंटल साइंस का तो क्या ही कहूँ, ये भी थोड़ा टफ है इसका पेपर 1। पेपर 1 में क्या था कि ये बहुत लेंदी पेपर था पेपर 1, मतलब एक एक क्वेश्चन में आप 3-4 क्वेश्चन वो पूछ रहा था एक ही में अटैच करके, और वगैरह इनका स्टेटमेंट इतना लंबा था कि आपको पढ़ने में ही समस्या हो रही थी। फिर उसको प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करके ना, मतलब टू द पॉइंट या क्या पूछ रहा है एक ही लाइन में, वो नहीं समझ में आ रहा था। बकायदा पूरा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा था, और उसमें भी 3-4 क्वेश्चन थे, फिर जाके मेरे को सबको अलग अलग करके स्ट्रक्चर फॉर्म करना, फिर आंसर करना। तो ये चैलेंजिंग बना रहा था पेपर 1 को। तो नो डाउट इन्वायरमेंटल साइंस भी टफेस्ट की कैटेगरी में आता पेपर 1 इनका। अगर आपको नहीं पता प्रॉपर वे में उनके स्ट्रक्चर्स को और बकायदा डेफिनेशन वगैरह, तो नहीं लिख सकते। लेकिन पेपर 2 थोड़ा इजी था। पेपर 2 पूरा का पूरा पॉल्यूशन पे बेस्ड आ गया था, यानी आपको पॉल्यूशन के एक्ट पता हैं, उनके बोर्ड्स पता हैं, या पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर, ये चीज़ लिखना आ रहा तो पेपर 2 को आप कर ले जाओगे। कुछ नहीं था पेपर
टू कह सकते हो ईजी था ये हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का एज कम्पेयर टू पेपर वन। तो पॉल्यूशन पे ही दिख रहा ई वेस्ट से रिलेटेड था, उसके बाद बाकी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आ रही है तो आप कर लोगे। पेपर टू में उतना कुछ नहीं था, लेकिन हाँ पेपर वन नो डाउट ये चैलेंजिंग था। एंड एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर वालों की तो इस बार चांदी निकल गई, ये थोड़ा सा इजी था। आप इसको मतलब ज़्यादातर लेंदी क्वेश्चन नहीं थे इसमें, बस वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस थे, तो ये थोड़ा सा कह सकता हूँ कि इजी पेपर था इसका। पेपर वन भी इजी था एंड पेपर टू भी इजी था एग्रीकल्चर का, तो जिन्होंने ये लिया आगे ओवरऑल स्केलिंग करके तो मैनेज कर देगा। बट हाँ इतने क्वेश्चंस आप अगर करके आ रहे हो तो आप एक अच्छा एज ले जाओगे। तो इनका एवरेज तो ये है हमारा। एंड बाकी एग्रीकल्चर वालों अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड वाले तो पेपर वन इनका भी ईजी था, ये केवल और केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर फार्मूला आ रहा और चीज़ें पुट करनी आ रही है आपको उनकी जो अकॉर्डिंग फार्मूला अकॉर्डिंग, तो ये ऐसा था कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर, थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ा। बट हाँ अगर आपको आ रहा है चीज़ें करनी तो पेपर वन को कर ले जाओगे। पेपर टू भी थोड़ा इसका मॉडरेट था बट करने लायक था, क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपको चीज़ें आ रही है फॉर्मूला वगैरह पता है तो, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते हो। एंड फिर आता हमारा जूलॉजी का क्वेश्चन, तो जूलॉजी भी थोड़े इजी थे। इसमें कह सकता हूँ मेंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था या जेनेटिक पे कुछ क्वेश्चन था, और जो न्यू ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो नई टेक्नोलॉजी तो उनको मिक्सअप करके क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। तो पेपर वन तो इजी था बट पेपर टू में ये चीज़ें खुरापाती की गई कि आपने दो चार कॉन्सेप्ट को मिला के या नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही उससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा बनाया था इन्होंने पेपर टू पे। तो पेपर टू नो डाउट जूलॉजी का भी थोड़ा सा टफेस्ट की कैटेगरी में आता, तो इतने ही जनरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने कहा कि थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन थे, आपको 3 घंटे में लिखना है बकायदा, और इतने इन्फॉर्मेशन को उस एक्सट्रीम प्रेशर में निकालना और फिर उसको लिखना, दैट्स मोस्ट चैलेंजिंग। वो एक स्टूडेंट ही फील कर सकता है, इसलिए मैं ये चीज़ को समझ रहा हूँ और इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ही जेन्युइन जो ऑथेंटिक मार्क्स लाए जा सकते इस पेपर में वही चीज़ें मैंने प्रेजेंट की और उसके अकॉर्डिंग ही डाटा को प्रिपेयर किया गया है। सो डोंट टेक स्ट्रेस, अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर लो अपने पेपर के मार्क्स को एंड देन फिर से मैच करना। तो फाइनली हम लोग आते हैं कटअप पे। तो ये रहने वाला हमारा कटअप कि अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं ना जनरल के, इस रेंज में आ रहा है तो नो डाउट आप 100% श्योर रहना, टेंशन फ्री रहना, एकदम स्ट्रेस फ्री दूसरे एग्ज़ाम की तब तक आप प्रिपरेशन करो जब तक इसका कुछ नहीं हो जाता। आप यहाँ पे श्योर हो कि और जा जिसमें 50 और 60 या 70 नंबर का जिसमें वेरिएशन हो रहा, तो मैं ये कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप की तो चांसेस बहुत कम है इसके अकॉर्डिंग, बाकी देखते हैं। बट इसके अकॉर्डिंग अगर रेंज आ रहा है इसे ऊपर नीचे 10 नंबर हो तो इशू आर शो इसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे कटअप। अब देखना इसके अकॉर्डिंग है तो आप तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस कि आपको होना ही है, फिजिकल कॉल आना ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो ये कटअप है। बाकी ये रहा हमारा कि इसमें जो स्कोर किए जा सके तो इसके अकॉर्डिंग आपके आने चाहिए मार्क्स। इसके अकॉर्डिंग आ रहा तो आप यू आर द बेस्ट इन योर ओन ऑप्शनल पेपर, कुछ है नहीं। और इससे अगर कम आ रहा तो आपने प्रिपेयर नहीं की प्रॉपर वे में, तो थोड़ा सा लैकिंग हो रहा है आपके स्कोर में। मगर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो चीज़ें सही से जा रही। क्वेश्चन थे अच्छे किए जाने वाले, कुछ पेपर टफ भी थे। तो इसमें एक पैटर्न देखा कि जिसके पेपर वन टफ थे उसको पेपर टू को फिर ये पेपर वन जिसके टफ थे पेपर टू को थोड़ा बहुत इजी या मॉडरेट की कैटेगरी में रखा गया, एंड पेपर टू जिसके टफ थे उसको पेपर वन को मॉडरेट रखा गया ताकि चीज़ें को बैलेंस बना सके। तो बाकी ये चीज़ें अच्छी मेंटेन की है उन्होंने, और ये रहा हमारा कटअप। तो बाकी मैं यही कह रहा हूँ कि ये हवाबाजी है नहीं और ना मैं करता हूँ, इसलिए मैं चीज़ें पूरा प्रॉपर वे में वेरीफाई करके एंड देन फिर ये चीज़ें प्रोडक्ट की गई है। तो होप आप देख सकते हो उसको। एंड
कि हम लोग रिज़ल्ट भी थोड़ा डिस्कस कर लें कि कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो F4 का नो डाउट ये मैंने जब कॉल किया तो पहले तो बता नहीं कि सर ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, मेंबर लोग डिसाइड करते हैं। तो फिर मैंने कहा सर एटलीस्ट एक्सपेक्टेड डेट तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर या तो ये वीक या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में चांसेस हैं कि आने ही आने हैं F.R.O के रिजल्ट। एंड ACF से रिलेटेड तो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट एक डेडलाइन दी कि आफ्टर F.R.O 20 to 25 जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने हैं। तो कट ऑफ अकॉर्डिंग आप देख लो और स्ट्रेस फ्री रहो, तब तक आप शिफ्ट कर सकते हो, कुछ दूसरे एग्जाम पे आप देख सकते हो। सो ये कहना था। एंड बाकी आपको पता है कि थोड़े बहुत वेरिएशंस तो होंगे, बट ज़्यादा नहीं होंगे, 10-15 नंबर के वेरिएशन होंगे। आप एक बार अच्छे से देख लो, इनको गो थ्रू हो जाओ एंड देन फिर मेरे को बताना अपना एक्सपीरियंस क्या रहा एग्ज़ाम में, किस एक्सट्रीम प्रेशर में आपने कैसे को फेजेस किया और क्या इतने लिखने लायक थे या नहीं। एंड इसमें हमने ये मेथड को यूज़ किया। तो जो थोड़े मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होंगे तो उनको पता होगा कि ये क्या है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं किसी भी हार्ड डेटा को एक स्टैंडर्डाइज वे में और एवरेज निकालने में। तो ये चीज़ हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, फिर एवरेज वेटेड एवरेज लगाते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस लगा के हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो उनके बेसिस पे ये निकाला गया है। फाइनली ये प्रोडक्शन ही है, बट एनीवेज एक साइंटिफिक और मैथमेटिकल वे में प्रोडक्शन है। सो इसलिए मैं इस पर रिलाई कर रहा हूँ कि ज़्यादातर कटअप में वेरिएशन नहीं होगा। सो थैंक्स अ लॉट।